डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। छो छो डी। ये छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हो। मैं गलती से यहाँ पर इस रूम में आ गई, मुझे छोड़ डॉक्टर, जाने दो, मुझे मत करो मेरे साथ। ऐसा ये बोलते हुए ही एक लड़की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली, 5 फीट 5 इंच हाइट, दूध सा गोरा रंग, बेदाग बदन, चेहरा, दुनिया जहाँ की मासूमियत से भरा वो लड़की आधे नशे और आधे होश में होती है, और वो खुद को किसी लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए है बोल रही होती है, ऐसे कैसे जाओगी यहाँ से स्वीट हार्ट। एक बार जो अलेक्जेंडर की नज़रों में आता है वह खुद को बचाकर भाग नहीं पाता है, और तुम्हें लगता है तुम यहाँ अपने पैरों से खुद चलकर आने के बाद यहाँ से वापस जा सकती हो। नो बेबी, अभी तो मैंने गेम शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हो। इतना बोलते ही वह लड़का उस लड़की की ड्रेस की दोनों स्लीव को एक है बार में खींचकर फाड़ देता है, जिसके ऐसा करते ही वह लड़की रोते हुए है जोर से चीखी नहीं। उसकी चीख सुनते हैं वो लड़का उस लड़की को किसी बोरी की तरह उठाकर बेड पर पटक देता है, जिसके ऐसा करते ही उस लड़की की तेज दर्द भरी आह निकल पड़ती है और वह अपनी कमर में अपना एक हाथ रख लेती है, और वो इससे आगे कुछ भी समझ पाती उससे पहले है वह लड़का बेड पर चढ़ जाता है और उसे धक्का देकर बेड पर ही गिरा कर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे अपने ऊपर देखकर वह लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथों से ही उस आदमी को खुद से दूर करते हुए ही बोली, दूर दूर रहो मुझसे, जाने दो मुझे यहाँ से, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते हुए है वह उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाती है, और वह लड़का अपनी गुस्से में लाल होती आंखों के साथ ही उस लड़की को देखकर जोर से चिल्लाया, यू भी बहुत शौक है तुम्हें अलेक्जेंडर को सेड्यूस करने का, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने का। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ अलेक्जेंडर से उलझना और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। इतना बोल वह झट से अपने होठों को ले जाकर उस लड़की के होठों पर रख देता है और उसे काफी बुरी तरह से बाइट करने लगता है। अलेक्जेंडर इतनी जोर से उस लड़की के होठों को काटता है जिस वजह से उस लड़की की तेज चीख निकल पड़ती है, और चिल्लाने के लिए वो जैसे ही अपना मुंह खोलती है, ठीक वैसे है अलेक्जेंडर झट से अपनी जीभ उसके माउथ में डालकर उस लड़की के मुंह से खेलने लगता है। साथ ही उसका एक हाथ उस लड़की की पूरी बॉडी पर फिसल रहा होता है, जिस वजह से उस लड़की के सारे बदन में सिरहन पैदा हो जाती है और उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लगता है। जब उस लड़की को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर उसके होठों को आज़ाद कर उसके नेक में जोरों से बाइट लगता है, साथ ही अपने दोनों हाथों से उसके बदन को मसले जा रहा होता है, जिस वजह से उस लड़की की दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है, और वो रोते हुए है खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, मगर खुद को छुड़ा नहीं पाती है, और वह लड़का नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आता है और उसके बदन में मौजूद सारे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़कर फेंकने लगता है, जिसके ऐसा करने पर वो लड़की अंदर तक सहम सी जाती है और उसकी आत्मा भी अब कांपने लगती है। वो रोते हुए ही अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मुझे जाने दीजिए, मेरा यकीन करिए मैं कोई कोलगर्ल नहीं हूँ, मैं गलती से यहाँ पर आ गई। इतना बोलकर वो जैसे है उसे खुद की ऊपर से हटाने को होती है, ठीक वैसे है अलेक्जेंडर गुस्से में ही उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ कर देता है और उसके सारे कपड़ों को फाड़ देता है, और इस समय उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं, और उसकी सुंदर सी बॉडी उस लड़के की हवस से भरी आंखों के आगे होती है, जो उस लड़की को देखकर चमक रही होती है, और वह धीरे धीरे उस लड़की के नाजुक से बदन को बुरी तरह से मसलने और कुचलने लगता, जिस वजह से उसकी दर्द भरी आवाज़ उस कमरे में गूंज रही होती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये बोलते हुए ही वह लड़की बेतहासा रोए जा रही थी, मगर उसके आंसुओं का तो जैसे अलेक्जेंडर पर कोई असर है नहीं हो रहा था। कुछ उस पर बाइन का नशा था तो कुछ उस लड़की की खूबसूरती का, जिस वजह से वो अपने दोनों हाथों से उसे मसले जा रहा था, जिस कारण वो लड़की दर्द भरी सिसकियां निकाल रही होती है, और वैसे ही उसे किस और जोरों की बाइट करते हुए है अलेक्जेंडर नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही वह लड़की बुरी तरह से अंदर तक कांप जाती है और कसकर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेती है, तो उसकी इस हरकत से अलेक्जेंडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वह वैसे ही गुस्से में काफ़ी जोर से उस लड़की की थाई पर काट देता है। वो इतनी जोर से काटता है कि उस लड़की की दर्द भरी चीख उस पूरे बड़े से होटल रूम के अंदर गूंज पड़ती है,
वो लड़की बंद हो रही आंखों के साथ ही बुरी तरह से रोते हुए ही बोली, प्लीज मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। अभी उसने इतना बोली ही थी उतने में ही अलेक्जेंडर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वह दर्द से झटपटाते हुए है चिल्लाए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दूर हटो मुझसे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बोलते हुए ही वह रो रही होती है। यू आर हर्टिंग बेबी, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, प्लीज टेक इट आउट। वो लड़की बुरी तरह से दर्द की वजह से तड़पते हुए चिल्लाई, ये तो तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना था बेबी गर्ल, मगर तुमने देरी कर दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ दर्द सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एलेक्जेंडर गुस्से में बोला और उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। दूसरे रूम, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे प्लीज आज़ाद कर दो। एक दूसरी लड़की एक लड़के को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए ही बोली। इस समय उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी के अंदर एक लड़का था जो उसके साथ खेल रहा था और उसे बुरी तरह से दर्द दिए जा रहा। उस लड़की को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा कर रखी है और उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी तो गला एकदम भारी हो गया था। स्वीट हार्ट, यू आर सो टेस्टी, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे पास ही रहना होगा क्योंकि तुमने मेरा एल्विस का फर्स्ट टाइम चुराया है, अब इसकी सजा तुम्हें रोज मिलेगी। अब से तुम मेरी कैद में रहोगी मेरी बनकर, अब से तुम्हारी हर रात मेरे साथ बीतेगी और हर सुबह भी मेरे साथ ही बीतेगी। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था स्वीट हार्ट, तुमने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब से तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर मेरे साथ रहोगी और मुझे ऐसे ही खुश करोगी आन। ये बोलते हुए है वह काफ़ी जोरों से जबरदस्ती कर रहा होता है और वो लड़की दर्द की वजह से बुरी तरह से बस रोए जा रही थी और बुरी तरह से तड़प रही होती है। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना मुझे, ये बोलते हुए है वो उसे दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। अब तुम्हारी बारी है बेबी, इतना बोलकर एल्विस अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और अब उस लड़की को खुद के ऊपर अपनी कमर में बिठा लेता है। जिसे ऐसा करते देख वह रोते हुए है ना में सर हिलाने लगती है। जिसे ना में सर हिलाते देखकर उस लड़की को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को उसके बाल से पकड़ उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है और वही सब करने लगता जो उसका मन करता है। एपिसोड 2। अगली सुबह, रूम नंबर 204। कमरे के अंदर एक लड़की और लड़का दोनों ही बिना कपड़ों के सोए हुए थे और उस कमरे में हर तरफ कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए थे। बेड पर एक लड़का बड़े ही आराम से पसरा हुआ सो रहा था तो उसी के बगल में एक लड़की काफी ज्यादा बुरी हालत में किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी जिसके सारे बदन पर नोचने, काटने और खरोचने के निशान बने हुए थे। उसका सारा बदन खून से सना हुआ था जिस पर अब पापड़ी भी जम चुकी थी। उस लड़के का एक हाथ लड़की की कमर पर था और वो सुकून भरी नींद सो रहा था तो वो लड़की किसी लाश की तरह ही बेड पर पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर नींद में भी उसका दर्द साफ झलक रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है ठीक वैसे ही उसे अपनी कमर पर भारी सा हाथ महसूस होता है जिसे फीलकर वह लड़की धीरे से झुककर नीचे देखती है तो खुद की ऐसी हालत देखकर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और वो बिना आवाज किए ही रोते हुए धीरे से उस लड़के का हाथ अपनी कमर से हटाकर नीचे रख देती है और किसी तरह से बेड पर ही उठकर बैठने की कोशिश करती है मगर बदन पर इतना तेज दर्द होता है जिस वजह से वो चाहकर भी उठ नहीं पाती है और बेड पर ही गिर जाती है और गिरते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने वाली हो क्योंकि उसे अपने बदन पर सारी हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है और सबसे ज्यादा दर्द तो उसे अपनी लोअर बॉडी में हो रहा था जो उसके लिए असहनीय था। मगर वो लड़की इस तरह से यहाँ पर रुक नहीं सकती थी जिस कारण वह खुद से ही बोली, नहीं सिया, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती है, तू यहाँ से बाहर जा सकती है। इतना बोलते ही सिया अपने अंदर मौजूद जितनी भी हिम्मत होती है उन सारी हिम्मत को जमा कर धीरे से ही बेड पर उठकर बैठती है मगर ऐसा करने में उसका दर्द और तेज हो जाता है और दर्द के कारण उसके आंसू भी काफी तेज हो जाते हैं। वो किसी तरह से दर्द को बर्दाश्त करते हुए ही धीरे से बेड के नीचे कदम रखती है और जैसे ही खड़ी होने को होती है ठीक वैसे ही उसकी तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है और वो लड़खड़ा कर वापस से बेड पर गिर जाती है मगर उसकी आवाज उसके गले से बाहर निकल पाती उससे पहले ही सिया अपने दांतों से अपने होठों को कतर लेती है ताकि उसकी चीख उस लड़के के कानों में ना पड़े। कुछ सेकंड दर्द को बर्दाश्त करते हुए ही वह वापस से बेड पर से उठती है और अपनी सारी ताकत जमा कर धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखकर वापस से खड़ी होती है मगर इस बार भी पैर जवाब दे देते हैं और वो वापस से गिरने को होती है मगर किसी तरह से खुद को संभाल लेती है और जमीन पर पड़े अपने कपड़ों को देखती है जो चिथड़ों में बच चुके थे जिसे देखकर उसके आंसू और भी तेज हो जाते हैं।
और वो किसी तरह से अपनी आवाज को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करते हुए ही एलेक्जेंडर की शर्ट को उठाकर उसे अपने नग्न बदन पर डाल लेती है और दीवार के सहारे ही चलते हुए जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने को होती है, ठीक वैसे ही उसके कानों में एक एलेक्जेंडर की आवाज पड़ती है, जिसे सुनते ही सिया की आंखें और उसका सारा बदन डर के मारे ठंडा पड़ जाता है और वह डरते हुए ही पीछे पलट कर देखती है। मगर जैसे ही वह पीछे पलट कर देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर और हैरानी दोनों से ही भर सी जाती है। रूम नंबर 402। रिया अपने आप को एल्विस की पकड़ से आज़ाद कराने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब साबित होती है। इस समय रिया के बदन पर भी एक कपड़ा नहीं था और न ही एल्विस के बदन पर कोई भी कपड़ा था। वो दोनों भी एकदम निकेट होते हैं। साथ ही एल्विस ने रिया को इस कदर जकड़ रखा था, जिस वजह से वो चाह कर भी आज़ाद नहीं हो पा रही थी, ना ही ज़रा सा हिल रही थी। इस समय रिया की आंखों में मोतियों की तरह आंसू और आंखों में बेहिसाब दर्द के साथ ही डर भी भरा हुआ होता है। वो डरते हुए ही एल्विस को देखती है, जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और सोते हुए तो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, मगर रिया को पता था इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। और कल रात ही उसका सामना इस हैवान से हुआ था और उसने उसकी सारी हैवानियत सही थी, जिसे सहने के बाद रिया का दिल तो कर रहा था वो या तो अपनी जान दे दे या फिर इस हैवान की जान ले ले जिसने उसे कल रात तबाह कर दिया। मगर रिया चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो इस बार अपने अंदर जमा सारी ताकत को इकट्ठा करती है और पूरी ताकत के साथ ही एल्विस को खुद से दूर धकेल देती है, जिसके ऐसा करने पर एल्विस उससे दूर हो जाता है। जिसके दूर होते ही रिया भी अपनी सारी ताकत जमा कर धीरे से उठने की कोशिश करती है, मगर सिया की तरह ही रिया को भी काफ़ी पेन होता है, जिस वजह से वो चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। और अगर उठने की कोशिश भी करती तो बॉडी का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता और उसकी चीख निकलने को होती, जिसे वो किसी तरह से रोक लेती है। मगर फिर भी वह किसी तरह से अपनी सारी ताकत को जमा करती है और ज़मीन पर पैर रखते ही धड़ाम की तेज आवाज़ के साथ ही ज़मीन पर गिर जाती है। वो जैसे ही ज़मीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही उसकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है, जिसे किसी तरह से वो बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर उसकी ये चीख उस लड़के के कानों तक गई तो वो उसे वापस से अपनी बाहों में जकड़ लेगा और फिर शायद ही वो कभी भी उसकी कैद से आज़ाद हो पाएगी या जिंदा यहाँ से वापस जा पाएगी। जिसे सोचकर ही वह किसी तरह से दर्द को बर्दाश्त करते हुए ही धीरे से ज़मीन पर पड़ी अपनी फटी हुई ड्रेस को उठाती है और उसे पहन लेती है। और उस ड्रेस को पहनकर वो जैसे ही खड़ी होने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही कमज़ोरी की वजह से और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो वापस से गिरने को होती है, मगर जल्दी से बेड का साइड पकड़ लेती है, जिस कारण वह गिरने से बच जाती है। और उसकी नज़र बेड पर पड़ती है, जहाँ पर बेडशीट लाल रंग से रंग चुकी थी, जिसे देखकर रिया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और वो अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए उस बेडशीट को देखने लगती है, जिसे देखते हुए ही उसे रात का मंजर नजर आने लगता है, जब उसके दोस्तों ने उसे इस रूम में भेजा था ये बोलकर कि उसकी सारी परेशानी इस जगह पर आने के बाद खत्म हो जाएगी और वो जब बाहर निकलेगी तब खुशी खुशी निकलेगी। जिसे सुनकर वो अपने दोस्तों का दिया हुआ जूस पीती है और इस कमरे में आती है। मगर जब वो इस कमरे में आई थी तब उसका सर काफ़ी ज़्यादा घूम रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। साथ ही वो जैसे ही इस कमरे में आती है, ठीक वैसे ही उसकी नज़रें एक लड़के की खतरनाक नज़रों से टकराती है, जिसे देखकर उसका सारा बदन डर से काँप जाता है। मगर वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ आकर उसे जकड़ लेता है, साथ ही उसे बुरी तरह से छूने लगता है, जिस कारण वो डर जाती है और उसके साथ फिर सारी रात हैवानियत होती रही, जिसे याद कर उसका दिल दर्द से भर उठता है और वह जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी, मगर पैरों में ताकत ना होने की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और किसी तरह से खुद को कमरे के डोर तक ले जाती है और जैसे ही वह बिना आवाज़ किए ही डोर खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, ठीक वैसे ही उसके कानों में एल्विस के शब्द पड़ते हैं, जिसे सुनते ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। एपिसोड 3। जैसे ही रिया डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, ठीक वैसे ही उसके कानों में एल्विस की आवाज़ पड़ती है, You cannot go away from me, my love. Now you are mine and from now on you will always remain in my captivity as my mistress. जैसे ही रिया के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, वो अंदर तक सहम जाती है और जैसे ही डरते हुए पीछे पलट कर देखती है तो एल्विस एक पिलो को ही अपने गले से लगाकर उसे बोल नींद में ही रिया समझकर बोल रहा होता है, जिसे ऐसे देखकर रिया एक राहत की सांस लेती है।
और धीरे से बिना आवाज किए ही डोर खोल देती है और धीरे से ही वो रूम से बाहर निकलती है। मगर जैसे ही वो डोर के बाहर निकलती है ठीक वैसे ही उसकी नज़र सामने के रूम नंबर 204 पर पड़ती है, जहां देखते ही रिया की आंखें हैरानी और डर दोनों से ही भर जाती है और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, सिया। तो सामने रूम से बाहर निकल रही सिया जब रिया को देखती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है और वो बुरी तरह से रो पड़ती है, मगर जल्दी ही वह अपने दोनों हाथों को अपने होठों पर रखकर खुद की आवाज़ बाहर निकलने से रोक लेती है। और रिया भी किसी तरह से खुद को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए ही सिया के पास जाती है। सिया भी रिया को देख उसका हाथ पकड़ बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो डेविल मुझे कैद कर लेगा। इतना बोल रिया सिया को देखती है जिसकी हालत भी सेम उसकी ही तरह थी। अपनी बेहन जैसी दोस्त की ऐसी हालत देखकर रिया अंदर तक टूट जाती है, तो रिया की ऐसी हालत देखकर सिया भी टूट जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही वहाँ से निकल जाते हैं, सबकी नज़रों से बचते हुए। दूसरी तरफ एक दूसरे ही होटल रूम के अंदर कुछ लड़कियां और कुछ लड़के साथ में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर है साफ पता चल रहा है उन्होंने रात में कितनी ड्रिंक की रखी होगी और सभी अभी नींद की आगोश में होते हैं। तभी उस कमरे के बाथरूम से एक विदेशी लड़की बाहर निकलती है। एक बाथरोब पहने हुए ही उसके बाल पूरे सफ़ेद थे और उसकी गोरी चमड़ी एकदम चमक रही होती है। वो लड़की अपने सारे दोस्तों को उठाते हुए है बोली, कम ऑन, गेट अप, द डे इज़ ओवर, एवरीवन गेट अप, वी हैव टू गो होम टू। चलो उठो उठो, सब दिन निकल चुका है, सब उठ भी जाओ, हमें घर भी चलना है। ये बोलते हुए ही वह अपने सभी दोस्तों को जगा रही होती है। उस लड़की की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जाग जाते हैं और जागते हैं वो उस लड़की को देखने लगते हैं जिसके चेहरे पर एक शैतानी चमक होती है। एक लड़की अपनी आंखों को मसलते हुए ही बोली, विल कम आउट और हु नोज, मे बी नो वन विल इवन फाइंड देयर डेड बॉडीज। Have both those girls left this world? Or will we still have to see the dirty faces of those Indian girls? उस लड़की की बात सुनकर पहले वाली लड़की बोली, Don't worry dear, after we send them to a place, only their dead bodies will come out or who knows maybe no one will even find their dead bodies. इतना बोलकर वह जोरों से हंस पड़ती है और जोरों से हंसते हुए ही बोली, मुझसे उलझने की कोशिश की थी उन दोनों लड़कियों ने मुझसे, एमिली से अब ऐसा हाल हुआ होगा उनका कि कभी किसी लड़के की तरफ और खुद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। बहुत शौक था ना दोनों को सारे लड़कों को अपनी खूबसूरती से रिझाने का और सब लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। अब मरने के बाद आराम से लड़कों का ध्यान खींचते रहना। उन दोनों लड़कियों की वजह से जिस लड़के को मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी वो लड़का मुझे देखता तक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों की वजह से। मगर अब जो हाल उनका हुआ होगा, ये यूँ बोलो डेविल को देखने की जो गलती उन दोनों ने की उसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी होगी या गंवा दी होगी। इतना बोलकर वह जोरों से हंस पड़ती है और उसके ही साथ मौजूद बाकी की और दो लड़कियां भी शैतानों की तरह हंस पड़ती है। एलेक्जेंडर का रूम। जैसे ही एलेक्जेंडर की आंखें खुलती हैं ठीक वैसे ही उसकी आंखों के सामने कल रात का पूरा सीन घूम जाता है। किस तरह से उसके कमरे में एक लड़की आई थी और किस तरह से उनके बीच फिजिकल रिश्ता बना। जैसे ही एलेक्जेंडर को ये बात याद आती ठीक वैसे ही उसकी आंखें खून सी एकदम लाल हो जाती हैं और उसकी नीली आंखें गहरी नीली लाल होने के साथ हद से ज़्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। एलेक्जेंडर उसी गुस्से के साथ अपनी बगल में देखता है जहाँ पर इस समय कोई भी नहीं था, जिसे देखकर एलेक्जेंडर को समझने में देर नहीं लगती, वो लड़की उसका फायदा उठाकर भाग गई है। जिसे समझते ही एलेक्जेंडर की मुट्ठी गुस्से में बंध जाती है और वो उसी गुस्से के साथ अपनी बगल में देख रहा होता है जहाँ की चादर एकदम लाल हो रखी थी, जिसका मतलब भी एलेक्जेंडर साफ समझ रहा था। जिसे समझ एलेक्जेंडर जल्दी से अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल लगा देता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है ठीक वैसे ही एलेक्जेंडर अपनी गुस्से से भरी खतरनाक आवाज में बोला, कल रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आधे घंटे के अंदर वो लड़की मुझे अपने विला में चाहिए। इतना बोलकर बिना दूसरी तरफ की बात सुने बिना ही एलेक्जेंडर कॉल कट कर देता है और बेहद गुस्से में खुद से ही बोला, You should not have come here dear, and if you came here and took advantage of me then you should not have run away from here like this. Now get ready to be punished. There is only one punishment for the mistake you have committed and that punishment is death. तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जान, और अगर तुम यहाँ पर आई और मेरा फ़ायदा उठाई तो तुम्हें यहाँ से ऐसे भागना नहीं था। अब तैयार हो जाओ सज़ा पाने के लिए। तुमने जो गलती की है उसकी बस एक ही सज़ा है और वो सज़ा है सज़ा ये मौत।
इतना बोल एलेक्जेंडर के होंठों पर शैतानी चमक आ जाती है और वो खून से सनी उस चादर को देखता है, फिर धीरे से उठकर बैठ जाता है और जमीन पर पड़े सारे कपड़ों को देखता है जो किसी और के नहीं सिया के थे, जो टुकड़ों में फट चुके थे। उन कपड़ों के टुकड़ों को देख एलेक्जेंडर अपनी डेविल वॉइस में बोला, जो गलती तुमने की है हनी, उसकी सजा पाने के लिए तैयार रहना। जिस तरह ये कपड़ों के टुकड़े हुए हैं ठीक वैसे ही तुम भी इन टुकड़ों की तरह है बिखरने वाली हो। इतना बोलकर वो वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता। रूम नंबर 402। कहा गई वो लड़की ढूंढो उसे, मुझे वो लड़की अपनी आंखों के सामने चाहिए। मुझे वो लड़की अभी आधे घंटे के अंदर अपने विला में चाहिए। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। वो ऐसे दी एल्विस का फायदा उठाकर भाग नहीं सकती है, उसे वापस मेरे पास आना होगा। You all are the number one lazy people. That girl was running away from here and you could not even stop her. Go away from here and bring that girl to my villa. And if I do not find that girl then I will kill all of you. तुम सबके एक नंबर के कामचोर इंसान हो। वो लड़की यहाँ से भाग रही थी और उसे रोक भी नहीं पाए। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और उस लड़की को मेरे विला पर लेकर आओ। और अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। एल्विस बेहद गुस्से में अपने सामने खड़े गार्ड को देखकर चिल्लाया। इस समय एल्विस की हरी आंखें भी हद से ज्यादा भयानक नजर आ रही थी और उसके गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी की अभी अपने सामने खड़े लोगों की जान ले लेगा। अपने बॉस की बात सुनते ही सारे गार्ड वहां से तुरंत है बाहर निकल जाते हैं, रिया को ढूंढने के लिए। जिनके वहां से जाते ही एल्विस उस खून से रंगी चादर को अपने हाथ की मुट्ठी में भर बेहद ही सन की आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना था हनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तुमने मुझे दी एल्विस को निराश किया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने तो सोचा था तुम्हारे साथ नरमी और प्यार से पेश आऊंगा और अगली बार जेंटल होने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर तुमने इस स्टेप को उठाकर मेरे ईगो को चोट पहुंचाई है। और एल्विस सब बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने ईगो को चोट लगते नहीं देख सकता है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और जो सजा तुम्हें मिलेगी उसके बाद तुम उस दिन को ओट अपने आप को कोसोगी जब तुम मेरे रूम में आई थी और मेरे बेड तक आने की गलती की थी। मैं वादा करता हूँ माय मिस्ट्रेस, मैं तुम्हें सारी जिंदगी कैद कर रखूंगा और तुम्हें उस नर्क की आग की शेर हर पल कराऊंगा जिसमें जलकर तुम अपनी मौत की भीख मंगोगी, मगर मौत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। इतना बोलकर एल्विस गुस्से से ही सारे कमरे का सामान फेंकने लगता है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या दोनों डेविल के हाथ लगा जाएगी मासूम सी रिया और सिया? क्या दुश्मनी है उन लड़कियों की रिया और सिया से जो उन्होंने इन दोनों के साथ इतना गंदा खेल खेला? सारी कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 4। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो 35 मंजिला थी, उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट के अंदर जो काफी ज्यादा छोटा था, जिसमें सिर्फ एक हॉल, एक बेडरूम, किचन और बाथरूम ही था। उसी अपार्टमेंट के अंदर रिया और सिया दोनों ही बाथरूम में शावर के नीचे बैठी बुरी तरह से रोए जा रही थी और उन दोनों का ही पूरा बदन काफी ज्यादा बुरी तरह से बस कांपे जा रहा होता है। इस समय दोनों के ही बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे, जिस वजह से उन दोनों के ही बदन पर बने घावों के निशान जो नाखूनों से बेहद ही बुरी तरह से नोचने और दांतों से बेहद ही दरिंदगी के साथ काटने के साफ झलक रहे थे, जिनसे चमड़ी तक बाहर आने को हो गई थी। उन दोनों ही लड़कियों का सुंदर सा बेदाग बदन आज बुरी तरह से जख्मों के साथ भरा हुआ था और उनके शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं बची थी जिस पर नोचने खरोचने के निशान न हो। यहाँ तक उनके होंठ भी बुरी तरह से सुजे हुए थे और उन दोनों के ही गालों पर उंगलियों की झाप भी होती है। सिया के बदन पर एलेक्जेंडर की गई दरिंदगी साफ देखी जा सकती थी, मगर रिया उसके बदन पर तो नाखून और दांतों के निशान के साथ ही सिगरेट के भी निशान थे जो उसके क्लीवेज और थाई कमर पर साफ देखे जा सकते थे। इस समय उन दोनों की हालत बद से बदतर होती है और उनके बदन से होते हुए पानी बह रहा था जो कुछ लाल रंग का हो चुका था, क्योंकि उनके बदन पर जम चुके खून पानी में मिलने की वजह से घुल चुका था और अब वो बह रहा था। रिया बुरी तरह से सिसकते हुए ही बोली, सब कुछ खत्म हो गया सिया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जिंदगी तबाह हो गई सिया, हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हमसे हमारी इज्जत हमारा सम्मान सब कुछ छीन लिया गया सिया, सब कुछ छीन लिया गया। अब हम कैसे खुद सी नजरें मिला पाएंगे? कैसे हम अब पहले की तरह हो पाएंगे? उन लड़कों ने हमसे हमारी इज्जत ही नहीं बल्कि हमारे अपनों से हमारा भरोसा भी छीन लिया। अब कैसे जवाब देंगे हम अपने अपनों को जिन्होंने इतने भरोसे के साथ हमें इस अनजान शहर में भेजा था? कैसे उन्हें बताएंगे यहाँ आकर हमने अपनी इज्जत खो दी? इतना बोलकर रिया बुरी तरह से रो पड़ती है। रिया की बात सुनकर सिया भी बुरी तरह से रोते हुए ही बोली, कितना विश्वास कर बाबा ने हम दोनों को यहाँ पर आने की इजाजत दी थी, बाबा ने हमें लाख मना किया, हम यहाँ पर अनजान लोगों के बीच ना आए।
यहाँ के लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा हम सोचा करते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है और हम दोनों के लिए ये दुनिया और यहाँ के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाबा ने कितना मना किया था हमें इस तरह से यहाँ नहीं आना है, और जो भी परेशानी है हम सब साथ मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और अपने घर को नीलाम होने से बचा लेंगे। बाबा ने बहुत समझाया मगर हमने उनकी एक नहीं सुनी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस जगह पर आ गए। मगर हमने नहीं सोचा था यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। हमसे हमारी इज्जत छीन ली जाएगी, हमारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। इतना बोलकर सिया भी बुरी तरह से रो पड़ती है। ये सब कुछ उन लड़कियों की वजह से हुआ है। हमने क्या बिगाड़ा था उनका जो उन्होंने पहले तो हमारी दोस्त होने का नाटक किया, फिर हमसे झूठ बोला वो हमें जॉब दिलवाएगी, जॉब के बहाने हमें यहाँ बुलाया गया और हमारी ड्रिंक में नशीली चीज़ मिलाई गई और फिर हमें जानबूझकर उन कमरों में ले जाकर फेंक दिया। ये सब कुछ उन लोगों ने किया, मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। इतना बोलकर रिया भी जोरों से रोए जा रही थी, इस बात से अनजान अब किस तरह से उन दोनों की ही जिंदगी बदलने वाली है। किस तरह से अब उनसे उनकी इज्जत ही नहीं बल्कि उनसे उनकी सांसें भी छीनने वाली है, इस बात से पूरी तरह से अनजान वो दोनों ही बस रोए जा रही थी। तो बाहर सिया और रिया के विदेशी दोस्त उनके फ्लो पर आ रहे थे अपनी गेंद के साथ ही चेक करने के लिए। तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के गार्ड भी सिया की तलाश करते हुए ही इसी बिल्डिंग तक आ पहुंचे थे और एल्विस के सारे गार्ड भी रिया की तलाश में यहाँ तक आ पहुंचे थे। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अपने विला के हॉल में किसी राजा महाराजा की तरह बैठा हुआ था और उसकी नजरें बस सामने डोर की तरफ और बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का बड़ी है बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा होगा। इस समय अलेक्जेंडर की आंखें खून सी लाल थी और उन नीली लाल हो चुकी आंखों में जान लेने का जुनून सवार था। अलेक्जेंडर अपने हाथ में समय देखते हुए ही खुद से बोला, स्वीटहार्ट, जितना समय तुम यहाँ पर आने में लगाओगी तुम्हारी सजा उतनी ही बढ़ते जाएगी। तुम खुद नहीं जानती तुमने अलेक्जेंडर से उलझकर अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अलेक्जेंडर के सामने आने की, उससे नजरें मिलाने की। यहाँ तक आज तक कोई भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं जिसने अलेक्जेंडर का चेहरा देखने की गलती की हो या मुझसे उलझने की कोशिश की हो। यहाँ तक किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझे अलेक्जेंडर को सेड्यूस करने की कोशिश भी करे या मेरे करीब आने की कोशिश भी करे। और जिन लड़कियों ने ये करने की भूल की वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर तुमने न है अलेक्जेंडर के करीब आने की हिम्मत की बल्कि मेरे बेडरूम में आकर मेरे साथ इंटीमेट होने की हिम्मत की। और जो तुमने किया है ना स्वीटहार्ट, उसके लिए जो सजा तुम्हें मिलने वाली है उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। ना ना ना, सोचना तो दूर, तुम्हारे अंदर उसका ख्याल भी नहीं आएगा। मगर अलेक्जेंडर वो क्रूअल इंसान है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पेंट खुद ही गिले हो जाते हैं और उनकी सांसें अलेक्जेंडर के नाम से ही थम सी जाती हैं। अलेक्जेंडर वो क्रूअल डेविल है जिसके नाम से इस शहर की गवर्नमेंट भी कांपती है और अलेक्जेंडर से उलझने वालों की बस एक ही सजा होती है और वो सजा होती है सजा, ये मौत जो तुम्हें नसीब होने वाली है मिस स्वीटहार्ट। सो रेडी हो जाओ इस डेविल की क्रूअलिटी से हल करने के लिए। इतना बोलकर अलेक्जेंडर जोरों से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक होती है कि कोई भी अगर उस हंसी को सुन ले तो उसके प्राण उसके शरीर से निकल ही जाए। अलेक्जेंडर की हंसी से उसका सारा विला गूंज उठता है। दूसरी तरफ एल्विस अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके सामने ही लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले हो रहा था जो किसी और का नहीं बल्कि एल्विस और रिया का होता है, जिसमें एल्विस रिया को बुरी तरह से मोलेस कर रहा था और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहा था। उस वीडियो को देखते हुए एल्विस की हरी आंखें गहरी हरी हो जाती हैं और वो अपनी उन हरी आंखों से ही उस वीडियो को घूरते हुए ही ड्रिंक का एक शिप लेता है और अपनी सनक से भरी सनकी कोल्ड वॉइस में बोला, बस हनी, बस कुछ देर और उसके बाद तुम वापस से मेरे विला में मेरे कमरे में और वापस से मेरे बिस्तर पर आने वाली हो। और जब तुम वापस मेरी कैद में आओगी तो आई स्वेयर हनी, मैं तुम्हें वो सजा दूंगा। मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जिसे देखकर तुम खुद अपने आप को कोसने से पीछे नहीं हटने वाली ना है। उस पल को याद कर आंसू बहाओगी जिस पल तुम मेरे रूम में भी एल्विस के रूम में आई थी, मुझे सेड्यूस करने, मेरे साथ रात बिताने, और जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया और भाग गई। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हनी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इस तरह से नहीं जाना था। अब रेडी हो जाओ इस क्रूअल डेविल की क्रूअलिटी सहने के लिए और हेल में आने के लिए। ये डेविल, क्रूअल डेविल तुम्हारा अपने हौट से स्वागत करता है। हाँ 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 हाँ, एल्विस शैतानों की तरह हंसने लगता है।
रिया और सिया किसी तरह से खुद को शांत कर बाथरूम से बाहर निकलती हैं और दोनों है एक दूसरे के जख्मों में दवाई लगाकर कपड़े पहनती है। उन दोनों ने अभी कपड़े पहनकर चैन की सांस ली ही थी, उतने में ही उनके डोर पर जोरों से नोक करने की आवाज़ आती है। जब वह तेज आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही दोनों लड़की डर जाती हैं और डरते हुए ही दोनों एक दूसरे को देखती है और धीमे कदमों के साथ ही डोर के पास जाकर जैसे ही डोर खोलती है, ठीक वैसे ही सामने खड़े लोगों को देखकर उन दोनों लड़कियों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और दोनों की आंखें डर से भर जाती हैं। कौन है डोर के बाहर, जिसे देखकर सिया और रिया दोनों की आंखें डर से भर गई। क्या करेंगे अब ये दोनों देवल इन मासूम सी लड़कियों के साथ? अपनी राय मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहे अगले भाग के साथ। एपिसोड 5। रिया और सिया दोनों ही एक दूसरे के सारे बदन पर दवाई लगाती हैं और दोनों ही कपड़े पहन कर किचन में जाने ही वाली होती है, उतने में ही उनके घर के डोर पर काफ़ी जोरों से नोक करने की आवाज़ आती है। जैसे ही उनके कानों में वो आवाज़ आती, ठीक वैसे ही वो दोनों बुरी तरह से डर जाती हैं और डरते हुए ही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। कौ न कौन होगा इस समय यहाँ पर? रिया बुरी तरह से डरते हुए बोली। पता नहीं कौन है जो इतने जोरों से डोर पिट रहा है और बेल भी बजा रहा है, कहीं जिसका अपार्टमेंट है वो तो नहीं? सिया भी डरते कहते हुए ही बोली। चलकर देखना होगा, नहीं तो जो भी बाहर है वो कहीं डोर ही ना तोड़ दे। रिया डरते हुए ही बोली। चल कर देखते हैं, सिया रिया का हाथ पकड़कर बोली। वो दोनों अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ही धीरे से डोर के पास जाते हैं और रिया कहते हाथों को ऊपर उठाकर डोर खोल देती है। जैसे ही डोर खुलता है, ठीक वैसे ही उन दोनों की नज़र सामने खड़ी एमिली और उसके सारे दोस्तों पर पड़ती, जिसे देखते ही सिया और रिया दोनों की आंखें गुस्से पर नफरत से भर जाती है। तो एमिली और उसकी सारी दोस्त भी जब अपने सामने मौजूद रिया और सिया को देखती है तो उनकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं और वो सारी अपनी आंखें फाड़े बड़ी ही नफरत के साथ रिया और सिया दोनों को ही देखे जा रही थी। एमिली, you had said that both these girls will not be alive now. Wherever we have sent them, after going there only dead bodies will come out from there and we don't even know if the dead bodies will come out or not, then how can they be alive? तुमने तो कहा था एमिली, ये दोनों ही लड़की अब जिंदा नहीं रहेगी। हमने इन्हें जहाँ भेजा है वहाँ जाने के बाद ये दोनों की सिर्फ वहाँ से लाश बाहर आएगी और लाश आएगी भी या नहीं ये भी नहीं पता, तो ये कैसे जिंदा हो सकती हैं? एमिली की दोस्त जेनी गुस्से में ही उन दोनों को देखकर बोली। जब सिया और रिया दोनों ही उस लड़की की बात सुनती है तो दोनों की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती हैं। सिया गुस्से में है एमिली के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर चिल्लाई। Why did you do this to us? Why? What wrong did we do to you that you did this to us? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? सिया के इस तरह थप्पड़ मारने से एमिली और उसकी सारी दोस्त हैरान हो जाती हैं और उनके चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा आ जाता है। हाउ डरे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? एमिली जोर से सिया को धक्का देकर चिल्लाई। एमिली के इस तरह से धक्का देने की वजह से सिया, जो पहले से ही ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो इस धक्के से खुद को संभाल नहीं पाती है और लड़खड़ा कर गिरने को होती है। तो रिया जल्दी से उसे संभाल कर एमिली पर चिल्लाई। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे साथ घटिया चाल चलने की। अरे हम तो यहाँ पर आए थे पैसे कमाने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी मेहनत कर ज़्यादा पैसा कमाए और अपने देश वापस लौट जाए और अपने घर को नीलाम होने से बचा ले। हम तो बस अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, तुमने खुद पहले हमसे हमारी जॉब छीन ली, फिर अच्छी होने का नाटक कर हमारे पास आई और जॉब दिलाने का दिलासा देकर हमें उस रूम में भेज दिया। इतना बोल रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नफरत और गुस्से से ही उन लड़कियों को देख रही होती हैं। हाँ किया हमने तुम्हारे साथ धोखा किया, हमने गलत, मगर इसके लिए तुमने हमें मजबूर की। तुम भले ही अपने काम से मतलब रखती हो, मगर तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर सारे के सारे लड़के तुम्हारे पीछे लट्टू होकर घूमते थे। यहाँ तक जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उस लड़के को भी तुमने अपना दीवाना बना रखा था। बस इसीलिए मैंने तुम दोनों को फंसाया, पर तुमसे तुम्हारी जॉब छीन ली। बाद में तुम्हें ये यकीन कराया मैं तुम्हें उससे अच्छी जॉब दिलाऊंगी, और तुम दोनों को उस जगह पर बुलाया, तुम्हें नशीला ड्रिंक दिया और तुम्हें उन दोनों रूम में भेजा जहाँ जाने की गलती आज तक किसी ने नहीं की, और जिसने की वो इस दुनिया से ही अलविदा हो गया। मैंने एकदम परफेक्ट प्लान बनाया और वो सक्सेस भी रहा, मगर तुम दोनों वहाँ से बचकर यहाँ पर आई कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, अगर तुम दोनों मर जाती तो हमें सुकून मिलता। एमिली जोर से चिल्लाकर बोली।
तुमने हमारे साथ सही नहीं किया, तुमने हमारे साथ जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। खुद एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके तुमने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। सिया रोते हुए है नफरत के साथ उन 3 लड़कियों को देखकर बोली, ओह प्लीज़ अपनी ये बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी ये अपार्टमेंट हमने किराए से लिया है और हमने 3 महीने का एडवांस भी दे दिया है। तो निकलो अपनी गंदी सी शकल लेकर यहाँ से और सड़क पर जाकर भीख मांगो, मिल जाएंगे वहाँ पर पैसे। इतना बोल जेनी जोरों से शैतानों की तरह हंसी। हाँ चल निकल यहाँ से, वैसे भी हमारे पास समय नहीं जो हम तुम जैसों पर बर्बाद करें। चलो निकलो यहाँ से और अब कभी भी अपनी ये शकल हमें दिखाने की कोशिश भी मत करना, वरना कल रात जो हुआ उससे भी ज़्यादा बुरा हम तुम दोनों के साथ करेंगे। लिया सिया और रिया दोनों का हाथ पकड़ उन्हें जोर से बाहर की तरफ धक्का देकर बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो हमारे साथ। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों का कौन सी दुश्मनी का बदला ले रही हो तुम हमसे? रिया रोते हुए चिल्लाई। मगर वो तीनों ही लड़की रिया और सिया को उनके ही अपार्टमेंट से बाहर निकाल फेंकती है और अंदर से खुद 2 लोग कर लेती है। आखिर हमने कौन से पाप किए हैं जिसकी हमें ऐसी सजा मिल रही है? सिया रिया के गले लग जोरों से रोते हुए बोली। अब हम कहाँ पर जाएंगे सिया? अब तो हमारे पास रहने के लिए घर और सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। इतना बोलकर रिया भी जोरों से रो पड़ती है। क्या हमें अपने देश वापस लौट जाना चाहिए? सिया रिया से अलग होकर उसका हाथ अपने हाथ में भरकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर हम खाली हाथ अपने देश गए और बाबा को साथ ही हमारे छोटे से उस परिवार को पता चला हम खाली हाथ आए हैं, ऊपसी हमने अपनी इज्जत भी खो दी, तो बाबा बुरी तरह से टूट जाएंगे और वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। रिया रोते हुए बोली, अब हम क्या करें रिया? हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। इतना बोलकर सिया जोरों से सिसक पड़ती है और दोनों ही रोते हुए लिफ्ट में जाती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है और कुछ ही देर में दोनों नीचे आ जाती है। दोनों लड़की परेशान सी अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ही एक दूसरे को सहारा देते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलकर सड़क पर पैदल चल रही थी। यहाँ तक दोनों के पैरों पर चप्पल भी नहीं थी। वो दोनों रोते हुए ही बेसुध सी चली जा रही थी। अभी वो दोनों ज्यादा दूर गई भी नहीं होगी, उतने में ही एक साथ काफी सारी चमकती हुई ब्लैक कार आती है और उन दोनों के एकदम बगल से गुजरती है और उसमें से ही एक कार का डोर खुलता है और एक गार्ड सिया को अंदर कार में खींच लेता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता है। मगर जैसे ही सिया और रिया कुछ समझती हैं तब तक देर हो चुकी थी। वो सारी ही गाड़ियां सिया को अपने साथ ले जाने लगती हैं, जिसके अंदर से सिया के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती तो और रिया वो तुरंत होश में आकर उन गाड़ियों के पीछे भागते हुए ही चिल्लाई, सिया सिया छोड़ दो उसे, जाने दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरी बहन को। सिया सिया बोलते हुए ही रिया जोरों से बुरी तरह रोते हुए ही उन गाड़ियों के पीछे भाग रही होती है, मगर उसके पैरों में ताकत नहीं थी ना ही शरीर में, जिस वजह से वो भागते हुए ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से वो गाड़ियां ओझल हो जाती है, जिस कारण रिया जोरों से रो पड़ती है। अभी रिया जोर से रो ही रही थी, उतने में ही वापस से काफ़ी सारी गाड़ियां आती हैं और रिया को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे देखकर रिया भी बुरी तरह से डर जाती है और रिया आगे कुछ भी समझ पाती या उसे कुछ भी समझने का मौका मिलता उससे पहले ही उन गाड़ियों का डोर खुलता है और काफ़ी सारे गार्ड आकर रिया पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिन्हें देखकर रिया अंदर तक कांप जाती है और ठीक तभी एक गार्ड एक झटके के साथ ही रिया को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए ही कार के अंदर फेंक देता है, जिसकी इस हरकत से रिया की तेज दिल को दहला देने वाली चीख निकल पड़ती है। एपिसोड 6। एलेक्जेंडर बड़े ही आराम से किसी राजा की तरह एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर अपने दोनों हाथों को रखे बैठा हुआ था और उसके पैर पर पैर चढ़े हुए थे और उसके कदमों पर सिया पड़ी हुई थी, जो बेहद ज़्यादा बुरी हालत में थी। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से सूजकर लाल हो चुकी थी। उसके सारे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और वो डर की वजह से काँप रही थी। एलेक्जेंडर के फेस पर डेविल स्माइल थी और वो उसी शैतानी मुस्कान के साथ है अपने कदमों में पड़ी सिया को देखता है, जिसका डर के कारण बुरा हाल हो रखा था। स्वीट हार्ट, डू यू नो वाई यू हैव बिन ब्रॉट हियर? क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? कोष्टक। एलेक्जेंडर अपनी डेविल वॉइस में बोला। नो, सिया डरते हुए बोली। प्लीज़ प्लीज़ लीव मी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिया रोते हुए बोली। तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? एलेक्जेंडर सिया का जबड़ा पकड़ उसे गुस्से में ही जोरों से मसलते हुए बोला। एलेक्जेंडर के इस तरह जबड़ा पकड़ने से सिया को अपने चेहरे पर काफ़ी तेज दर्द होता है
और उसकी आंखों और भी तेज हो जाते हैं। वो रोते हुए ही ना में सर हिला देती हैं। कल रात इतना सब करने के बाद भी बोल रही तुझे कुछ नहीं पता क्या, भूल गई कल रात हुआ क्या था। लेगेजेंडर सिया का जबड़ा छोड़ उसके बालों को एक हाथ से बड़ी ही बेदर्दी के साथ खींचते हुए बोला। जैसे ही सिया कल रात सुनती है उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। कल रात उसे नशीली दवाई दी गई थी जिस वजह से उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था जिसके साथ उसने रात गुजारी है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यही है जो इस समय उसके लिए किसी यमराज की तरह लग रहा था। कल रात जो गलती तूने की है उसकी सजा एलेगेजेंडर तुझे देगा और एलेगेजेंडर की नज़रों में गलती करने वालों की बस एक ही सजा और वो सजा है मौत। बेहद ही गुस्से में अपनी नीली आंखों को और गहरी नीली कर बोला, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई डेविल किंग को देखने की, उसके करीब आने की या उसे छूने की। यहाँ तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो डेविल किंग के पास आकर उससे नजरें मिला सके। और आज तक जो भी लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की या मेरे करीब आने की, मुझे छूने की कोशिश की, उन लड़कियों का अंजाम क्या हुआ ये सारा लंदन और दुबई दोनों ही जानता है। और डेविल के खौफ से हर कोई डरता है। यहाँ तक डेविल का नाम सुनते ही अच्छों का पेशाब निकल जाता है। और तूने ना ही कल रात मेरे रूम में आने की हिम्मत की बल्कि मुझे अपनी खूबसूरती से सेड्यूस की और मेरे साथ रात बिताए, मेरे साथ फिजिकल हुई। तेरी इतनी औकात जो तूने एलेगेजेंडर को छुआ, इस बात की सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। और सजा तो कुछ ऐसी मिलेगी जिसे पाकर तू अपनी मौत की भीख भी मांगेगी तो तुझे भीख भी नहीं मिलेगी। एलेगेजेंडर अपने दांतों को पिसते हुए बड़ी ही बेरहमी से सिया के बालों को खींचते हुए बोला। एलेगेजेंडर इतनी जोरों से सिया के बालों को खींचता है कि उसके हाथों की मुट्ठियों में ढेर सारे बाल आ जाते हैं। और दर्द के कारण सिया का बड़ा ही बुरा हाल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर किसी भी समय फट जाएगा और वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। सिया दर्द से तड़प ही रही थी, उतने में ही एलेगेजेंडर उसके बालों को छोड़कर उसे जमीन पर धक्का दे देता है। जिस धक्के से सिया खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है, साथ ही उसकी दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंज उठती है। एलेगेजेंडर सिया के एक हाथ में अपने पैर को रख बुरी तरह से मसलते हुए ही चिल्लाया, नाम बता उसका, किसके कहने पर तूने ये सब किया? किस गैंग से है तू? किस गैंग ने तुझे भेजा एलेगेजेंडर को सेड्यूस करने के लिए? बोल, जवाब दे। एलेगेजेंडर बुरी तरह से उसकी हथेली को मसले जा रहा था और दर्द की वजह से सिया बस तड़पते जा रही थी। वो एलेगेजेंडर के पैर को खुद के पैर से हटाने की कोशिश करती है मगर हटा नहीं पाती है और बुरी तरह से चीखते हुए तड़पते हुए ही अपनी कमजोर सी आवाज में बोली, मेरा यकीन करो मैं किसी गैंग से नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। आप क्या बोल रहे? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिया बुरी तरह से तड़पते हुए बोली। मगर सिया के तड़पने से या रोने से एलेगेजेंडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बेहद ही गुस्से और नफरत के साथ सिया को देख रहा था। सिया ज्यादा समय तक उस दर्द को सह नहीं पाती है और बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाती है। सिया की बेहोश देखकर एलेगेजेंडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही सिया की हथेली से पैर हटाता है ठीक वैसे ही उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है और उसके हाथों के साथ बॉडी से निकल रहा खून से भी वो जगह लाल हो जाती है। इस लड़की को उठाकर टॉर्चर रूम में ले जाओ और जैसे ही इसे होश आए मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके जन्म से लेकर अब तक की कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एलेगेजेंडर बेहद गुस्से में बोला और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने बॉस के जाते ही दो गार्ड आगे आते हैं और सिया को उसके एक एक हाथ से पकड़ बड़ी ही बेरहमी के साथ खींचते हुए वहां से लेकर जा रहे होते हैं और जिस जिस जगह से वो उसे घसीट रहे होते हैं वो सारी जगह लाल हो जाती है। दूसरी तरफ नो 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 हनी, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं, तुम्हारा ये सुंदर सी बॉडी चाहिए। यो नो हनी, तुम नहीं जानती तुमने मुझसे दी एल्विस से उलझकर कितनी बड़ी गलती की है। मैंने बोला था ना, बोलो मैंने बोला था ना मुझे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करना, जवाब दो, मैंने बोला था ना। एल्विस काफी गुस्से में ही जोर से चिल्लाकर अपने सामने घुटनों पर बैठी रिया को देख बोला। एल्विस की उतनी गुस्से से भरी खतरनाक आवाज को सुनकर रिया बुरी तरह से डर जाती है और गर्मी के मौसम में भी उसका बदन ऐसे कांपने लगता है जैसे किसी ने उस पर बाल्टी भर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। जब एल्विस रिया को इस तरह से कैपते हुए देखता है तो उसके होठों की एविल मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी रिया के सामने ही झुककर रिया की चीन को जोरों से पकड़ उसे ऊपर उठाता है तो रिया भी ऊपर उठ जाती है। रिया को रोते और खुद से डरते देख एल्विस वापस से उसे उसकी कमर से पकड़ अपने बेहद करीब कर उसकी आंखों में देख अपनी डेंजर वॉइस में बोला, क्यों आई थी मेरे रूम में? गिव मी आंसर जान, व्हाई डिड यू कम टू माई रूम? टेल मी ऑन हुज behest डिड यू कम? मैं निकू,
कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रिंक पिलाकर उस रूम में जबरदस्ती भेजा था। मैंने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। रिया बुरी तरह से रोते हुए बोली। अले अले जान, तुम तो रोने लगी, वाई बोलो क्यों रो रही हो? एल्विस किसी सनकी पागल की तरह मुस्कुराते हुए बोला। बोलो क्यों रो रही हो, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम हो कि रोने लगी। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा हनी तुम्हें? तू अब अपनी सारी जिंदगी इस एल्विस की कैद में रहना है, मेरा गुलाम बनकर, मेरी मिस्ट्रेस बनकर। और आई स्वेयर हनी, मैं तुम्हारा अपने हेल में इतनी अच्छी तरह से वेलकम करूँगा जिसे देखने के बाद तुम अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दोगी, मौत मांगोगी, मगर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। तुम यहाँ से भागना तो चाहोगी मगर चाह कर भी भाग नहीं पाओगी। तुमने गलती ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी लगती जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और अगर कुछ है तो वो है बस सजा, और तुम्हारी सजा तो सबसे अलग और हटकर होने वाली है। एल्विस सनकी की तरह ही मुस्कुरा कर बोला। एल्विस की बात सुनकर रिया अंदर तक सिहर जाती है और उसका दिल भी कांप सा जाता है। उसे बेहद डर लग रहा था एल्विस से। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुआं और खाई दोनों के बीच में फंस गई है, जहां से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हनी तुम्हें पता है, आज तक जिस भी लड़की ने मुझे नज़र उठाकर देखने की कोशिश भी की तो मैंने उस लड़की की आंखों को फोड़ दिया। जिस लड़की ने मुझे छूने की कोशिश की उसके हाथों को काट दिया, और जिसने मेरे साथ सोने की कोशिश की उसे मैंने हमेशा के लिए सुला दिया। और एक बात तो बताना ही भूल गया, मेरी क्रुएलिटी देख कर ना अच्छे अच्छे मुझसे उलझना तो दूर मेरे नाम से ही काँप जाते हैं। और तुमने उसी एल्विस के रूम में आकर उससे उसकी वर्जिनिटी छीनी है तो सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना, और तुम्हारी सज़ा तो सबसे अलग सबसे खास है हनी, और वो सज़ा है मेरी सबमिसिव मिस्ट्रेस की। इतना बोलकर एल्विस जोरों से हंस पड़ता है। प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए मुझे, मेरे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस देश को ही छोड़कर हमेशा के लिए अपने देश चली जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, रिया जोरों से रोते हुए ही बोली। क्या कही तुमने? एल्विस गुस्से में दांत पिसते हुए बोला। मुझे मेरे घर मेरे देश जाना है। तड़ाक! रिया ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी उतने में ही उसके गालों पर जोर का तेज थप्पड़ पड़ता है। वो थप्पड़ इतना तेज होता है कि रिया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। एपिसोड 7। एक बड़ा सा हथियारों से भरा रूम जिसे देखकर ही समझ आ रहा था वो कोई टॉर्चर रूम है जहां पर लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उस सारे ही कमरे के अंदर अलग अलग तरह के वेपन रखे हुए थे और काफ़ी सारे ऐसे हथियार थे जिसके नाम भी शायद लोगों को पता हो। वहां पर काफ़ी सारे खतरनाक सामान रखे थे जिनके एक बार से ही सामने वाला अपना दम तोड़ दे और उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। उस जगह पर काफ़ी सारे गार्ड अपनी पोजीशन लिए तैनात खड़े थे, जैसे वो सारे अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सामने वाले की जान ले लेंगे। उसी कमरे में एक तरह एक लड़की काफ़ी बुरी हालत में एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसकी दोनों आंखें बंद थी, उसकी हालत बेहद ही ज़्यादा बुरी थी। उसके दोनों हाथों को कसकर कुर्सी पर बांध कर रखा गया था, उसके दोनों पैर भी बुरी तरह से बांध कर रखे गए थे। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके पैरों के बीच से अभी भी खून बह रहा था। जो जमीन पर जम रहा था वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया ही होती है जिसे अभी कैद कर रखा गया था, और उसकी हालत बद से भी ज़्यादा बदतर लग रही थी। अभी सिया बेहोशी थी, तभी वहां पर तेज कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस कमरे में आ रहा होगा। उन कदमों की आहट सुनकर सारे ही गार्ड जो पहले से ही सही से खड़े थे वो एकदम तन कर खड़े हो जाते हैं। एक लड़का बड़े ही एरोगेंट के साथ चलते हुए आता है और सामने लगी एक बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर होता है, जिसके चेहरे पर इस समय बेहद ही डार्क एक्सप्रेशन होते हैं, और वो अपनी चेयर पर किंग की तरह बैठकर सामने देखने लगता है जहां पर सिया अभी भी बेहोशी की हालत पर होती है। क्या इसको होश आया? अलेक्जेंडर बेहद ही डेंजर वॉइस में बोला। नहीं बॉस, अभी तक इस लड़की को होश नहीं आया, एक गार्ड अपना सर झुकाए ही बोला। होश नहीं आया तो होश में लेकर आओ, अलेक्जेंडर बेहद गुस्से में चिल्लाया। अलेक्जेंडर की आवाज़ इतने गुस्से से भरी थी जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे ही गार्ड एकदम से डर से जाते हैं, मगर उन्हें इन सब की आदत थी। एक गार्ड सिया के पास गया और दीवार पर लगी एक बटन को प्रेस किया। जैसे ही बटन प्रेस हुई ठीक वैसे ही बर्फ सा ठंडा पानी एक तेज वहाव के साथ ही सिया के ऊपर गिरने लगा। उस पानी का प्रेशर इतना तेज था कि उस पानी की लहर अगर कंटिन्यू 7 मिनट तक किसी पर गिरती रही तो पानी के प्रेशर से उसका बदन चिर फट जाए।
जैसे ही पानी का तेज प्रेशर सिया के कमजोर से बदन पर पड़ता है, ठीक वैसे ही वह बेहोशी की हालत से जाग जाती है और आंखें खोलने की काफी कोशिश करती है मगर खोल नहीं पाती है, ना ही कुछ बोल पाती है। वो पानी उसके बदन पर किसी तेजाब का काम कर रहा था, जिस वजह से सिया का सारा बदन कांप सा जाता है। उसकी सांसें अटकने लगती है, उसे सांसें लेनी नहीं बन रही थी, वो सांसें लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसकी हालत उस पानी के प्रेशर से बदतर होती जा रही थी। एलेक्जेंडर बैठा बिना किसी भाव के बस सिया को देख रहा था। जब एलेक्जेंडर को लगा सिया की सांसें अब थमने ही वाली है, ये देखकर वो गार्ड को हाथ से इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड उस बटन को वापस से प्रेस करता है और पानी बंद हो जाता है। पानी के बंद होते ही सिया काफी जोरों से खांसने लगती है। जमीन का पानी जो खुद से सूख रहा था वो लाल रंग में बदल चुका था। सिया अपने हाथ को अपने सीने पर रखकर जोरों से सांस लेना चाहती थी, मगर हाथ बंधे होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं सकती थी। सिया का सारा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। उसके पहने हुए कपड़े उसके बदन पर चिपक चुके थे, जिस वजह से उसका सुंदर से बदसूरत हो चुका बदन साफ देखा जा सकता था। यहाँ तक उसके बदन के अंग भी साफ झलक रहे थे, जैसे सिया के बदन पर कपड़े हो ही ना। सिया अभी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर ही रही थी, उतने में ही एक खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। कौन है तू? एलेक्जेंडर बेहद ही नफरत और गुस्से के साथ सिया को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला। सिया डरते हुए ही अपनी नजरों को उठाकर सामने देखती है और जैसे ही उसकी नज़र एलेक्जेंडर की नजरों से मिलती है, ठीक वैसे ही उसकी सांसें मानो अटक सी जाती है और उससे सांसें लेना भी नहीं बनता है। सिया का बदन कांप रहा था और वो अपने कैंपते हुए बदन के साथ ही एलेक्जेंडर को देख अपनी कमजोर सी आवाज में बोली, सिया। सिया बहुत बुरी तरह से डरते और कैंपते हुए ही बोली, क्यों आई है यहाँ पर? किसके कहने पर आई है यहाँ पर? क्या प्लान है तेरा और तेरे बॉस का? सब कुछ बता मुझे, सब कुछ सच सच जानना है। एलेक्जेंडर बेहद ही डरावने अंदाज में बोला। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरा कोई भी बॉस नहीं है, मैं किसी भी मकसद से नहीं आई, मैं नहीं जानती आपको। सिया अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए ही बोली, मुझे सच जानना है, झूठ नहीं। अंडरस्टैंड? अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बता, वरना मुझे और भी तरीके पता है सच पता लगाने के। मेरे पेशेंस का इम्तिहान नहीं ले लड़की, सच बता तुझे मेरे किस दुश्मन ने भेजा है और तुझे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे सच बता वरना मैं भूल जाऊंगा तू एक लड़की है। एलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से से बोला। एलेक्जेंडर की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर तो सिया का पहले से ही कांप रहा शरीर और ज्यादा कांप जाता है। एक तो उस पर बर्फ वाला ठंडा पानी डाला गया और ऊपर से ये डेविल उसके जख्मों में नमक डाल रहा है और उससे उस सवाल को पूछ रहा है जो सिया जानती ही नहीं है। अरे सिया तो इस इंसान को भी नहीं जानती जो उसके सामने मौजूद है। वो कुछ भी नहीं जानती है, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ पैसे कमाने आई है ताकि जल्द से जल्द पैसे कमाकर वो अपने देश, अपने वतन वापस लौट सके और अपने नीलाम होने वाले घर को बचा सके। उसे तो कुछ भी नहीं पता, ना ही समझ आ रहा है ये डेविल किस बारे में उससे बात कर रहा है। आंसर मी, एलेक्जेंडर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो यहाँ पर बस जॉब के लिए आई हूँ, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको भी नहीं जानती और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बस एक गलती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रग्स दिया था, मैं नहीं जानती कुछ भी। सिया बुरी तरह से रोते हुए बोली। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ठीक मैं भी देखता हूँ आखिर तू कब तक अपना मुंह नहीं खोलती है और कब तक सच नहीं बताती है। मुझे अच्छे से पता है तेरे जैसी बाजारों लड़कियां क्यों मेरे पीछे पड़ी है। इतना बोलकर एलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़ा होता है और सिया को गौर से देखने लगता है। सिया को एलेक्जेंडर की नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी और जब उसे एहसास होता है तो वह अपनी ही नज़रों को नीचे कर खुद के बदन को देखती है, जिस पर पतला सा सूट था और उसका सूट उसके बदन से चिपका हुआ था और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिवीलिंग हो रही थी। खुद को ऐसे देखकर सिया डर जाती है और अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है जहां पर काफ़ी सारे गार्ड खड़े हुए थे। कर सारे ही आदमी थे अपने पास। इतने सारे आदमी को देखकर सिया अंदर तक कांप जाती है और उसे खुद की ही हालत पर तरस आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लीव, एलेक्जेंडर जोर से चिल्लाकर बोला। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं, ठीक वैसे ही उस जगह पर सन्नाटा पसर जाता है और सिया देखती है एलेक्जेंडर अपने बेल्ट को हाथ में लपेट लेता है। ये देखकर सिया के आंसू और तेज हो जाते हैं और वो रोते हुए ही नो 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 प्लीज नो बोलते हुए ही बुरी तरह से रोने लगती है। मगर कोई फायदा नहीं। एलेक्जेंडर अपने बेल्ट को अपने हाथ में लपेटता है और बड़ी ही बेरहमी से सिया को दे मारता है। जैसे ही पहला बेल्ट सिया के बदन पर पड़ता है, उसकी तेज चीख उस जगह पर गूंज उठती है।
और वो दर्द से तड़पते हुए ही चिल्ला पड़ती है, मगर अलेक्जेंडर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो बस बिना रुके बिना थके सिया पर बेल्ट बरसाए जा रहा था और सिया दर्द से बस चिल्लाने और तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लंदन में लोग बिल्कुल सच ही बोलते थे, अलेक्जेंडर एक डेविल है, एक ऐसा डेविल जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है और उनका बुरा हाल हो जाता है। इस समय अलेक्जेंडर सच में एक डेविल बन चुका था, एक क्रूअल हार्टलेस डेविल जिसके अंदर दिल और दया दोनों ही नहीं थी। ना ही उसे सिया के दर्द से कोई भी फर्क पड़ रहा था। वो तो बस लगातार सिया की तब तक मारते रहता है जब तक सिया की चमड़ी नहीं उधर जाती है और उसके बदन से खून नहीं रिसने लगता है और वो बेहोशी की हालत में नहीं चली जाती है। अलेक्जेंडर लगभग 25 से 30 बार सिया को मारता है, जिससे सिया की हालत मरने जैसी हो जाती है और वो बेहोश होकर कुर्सी पर ही झूल जाती है। उसका बदन पर लिपटा उसका पतला सा सूट फट चुका था और उसका सारा बदन खून से नहा चुका था। उसके मुंह से बेहोशी में भी दर्द भरी आह निकल रही थी और वो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। अलेक्जेंडर बेहोश हो चुकी सिया को देखता है और उसके बदन को देखता है जो खून से नहा चुका था। उसकी लोअर बॉडी से तो पहले ही खून बह रहा था और अब उसकी अपर बॉडी भी खून से नहा चुकी थी और उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़े नहीं थे सिवाय एक इनरवियर के। अलेक्जेंडर एक नज़र सिया को देखता है और गुस्से में अपना बेल्ट वहीं पर फेंक कर वहां से गुस्से में ही चला जाता है। अलेक्जेंडर की दरिंदगी तो देख ली आप सबने, क्या एल्विस भी यही सब करेगा रिया के साथ? क्या सिया अपना दम तोड़ देगी? क्या अलेक्जेंडर का शक सही है? तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।